फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन पढ़ रहे थे। फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मानव जनन तंत्र के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने अंडाणु निर्माण के बारे में पढ़ा था। अंडाणु निर्माण और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? oogenesis। क्या कहा जाता है इसको? oogenesis। अंडाणु निर्माण oogenesis। पिछली क्लास में अपन ने पूरा डायग्राम के हिसाब से किस प्रकार की अंडाणु का निर्माण होता है। एक मादा जनन कोशिका से जिसका प्रीमोर्डियल जर्म सेल जिसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, अंडाशय के चारों तरफ पाई जाने वाली एक लेयर जर्मिनल एपिथेलियम की प्रीमोर्डियल जर्म कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाली अंडाणु निर्माण के प्रोसेस को अपन ने पिछली क्लास में देखा था। इसके अलावा पूरा डायग्राम जो एक अंडाशय का डायग्राम भी अपन ने इसके बारे में देखा था कि अंडाशय में जो होता है किस प्रकार अंडाणु का निर्माण होता है या फोलिकल्स का निर्माण किस प्रकार होता है। इसके अलावा कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो जो जिम्मेदार होते हैं अंडाणु निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा और जो एलएच का क्या काम होता है, अंडोत्सर्ग का काम, ओव्यूलेशन का काम जिसका होता है एलएच हार्मोन जो कहलाता है, उसके बारे में अपन ने देखा था। अब अपन बात करते हैं अंडाणु निर्माण के बाद में मध्य चक्र, स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल जो है वो एक लयबद्ध क्रम होता है। मादा प्राणियों में जनन तंत्र के एक निश्चित कार्य का लय होता है। मादा जनन तंत्र जो है मैंने आपको पढ़ाया था। मादा जनन तंत्र के अंदर एक कार्य की होती है, जनन तंत्र की निश्चित कार्य की लय होती है। एक तरह से एक लेयर होती है, मतलब लय बोल सकते हैं अपन इसको। तो इसके बारे में उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेस साइकिल। इसको मध्य चक्र हिंदी में बोल सकते हैं, मध्य चक्र। इसके अलग अलग प्रकार की स्टेजेस होती हैं, अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती है। उस अवस्थाओं के अंदर कौन कौन से क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, उन चीज़ों के बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। मध्य चक्र इसको हिंदी में कहते हैं, स्ट्रेस साइकिल। इसकी चार प्रकार की स्टेजेस होती है इसकी। प्रोस्ट्रस, दूसरा प्रकार की स्ट्रेस, तीसरा प्रकार की कौन सी होगी? मेटिस्ट्रेस, चौथा प्रकार की डाइस्ट्रेस। ये चार प्रकार की इसकी अवस्थाएं होती है, अलग अलग प्रकार की स्ट्रेस साइकिल की। अब अपन प्री स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, मेट स्ट्रेस के अंदर क्या होता है और डाई स्ट्रेस की अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, वो चीज अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रो स्ट्रेस। पहली अवस्था प्रो स्ट्रेस। सबसे पहली अवस्था होती है प्रोस्ट्रस। इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहले तो प्रोस्ट्रस की बात करते हैं तो कितने दिन तक चलती है? प्रोस्ट्रस की जो अवस्था होती है वो 3 से 4 दिन तक चलती है। 3 से 4 दिन तक चलती है। अब एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो स्ट्रेस साइकिल की जो अवधि होती है, इसका जो टाइम होता है कि कितने टाइम पर ये जो साइकिल होता है वो रिपीट होता है, वो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग टाइम होता है। अपन केटल और बफेलो की बात करें तो केटल और बफेलो में इसका दिन होता है 21 दिन। 21 दिन की अवस्था चलती है। इसके अलावा शीप गोट की बात करें तो शीप गोट में 17 दिन तक चलती है। शीप गोट में 17 दिन चलती है। और केटल और बफेलो की बात करें तो ये जो ओस्टर साइकिल है ये 21 दिन तक चलती है। अपन ऐसे कह सकते हैं कि 21 दिन के बाद में नई स्ट्रेस साइकिल की शुरुआत होती है। मतलब प्रो स्ट्रेस है वो शुरुआत है किसकी? स्ट्रेस साइकिल की शुरुआत अपन इसको कह सकते हैं, प्रो स्ट्रेस को। और जो डाई स्ट्रेस है वो स्ट्रेस साइकिल का अंत कह सकते हैं। अंत की अवस्था डाई स्ट्रेस होगी, प्रारंभिक अवस्था प्रो स्ट्रेस होगी। तो ये जो प्रो स्ट्रेस की अवस्था है ये 3 से 4 दिन तक चलती है। कितने दिन तक? 3 से 4 दिन तक। यानी 21 दिन में से अपन केटल और बफेलो की बात कर रहे हैं तो केटल और बफेलो में प्रो स्ट्रेस की अवस्था है वो 3 से 4 दिन तक
चलती है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जिसको सीएल बोला जाता है, मतलब ये ईस्टर साइकिल स्टार्ट हुई है। इसके पहले जो ईस्टर साइकिल थी, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो ईस्टर साइकिल की अपन बात कर रहे हैं, जिसके प्रो ईस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इस ईस्टर साइकिल के जो ईस्टर साइकिल अपन पढ़ रहे हैं, उसके जस्ट पहले ईस्टर साइकिल के अंदर कार्पस ल्यूटियम बनी थी, वो इसके अंदर नष्ट होती है, प्रो ईस्टर्स के अंदर नष्ट होने लग जाती है। मतलब इसके पहले, यानी कि अब जो ईस्टर साइकिल अपन पढ़ रहे हैं उसके पहले की जो ईस्टर साइकिल है, उसके अंदर जो कार्पस ल्यूटियम बनी थी, वो इस अवस्था की प्रो ईस्टर्स में, इस साइकिल की प्रो ईस्टर्स अवस्था के अंदर विलुप्त होने लग जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम होती है, विलुप्त होने लगती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विलुप्त हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम विलुप्त हो जाती है। अगला लक्षण इसके अंदर क्या दिखाई देता है? अगला लक्षण ईस्ट्रोजन हार्मोन है, इसका स्तर बढ़ जाता है। स्तर बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो स्तर बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? जैसे कि अपन ने नर जनन तंत्र में पढ़ा था, नर हार्मोन कौन सा हार्मोन था? टेस्टोस्टेरोन। उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में मादा हार्मोन क्या कहलाता है? ईस्ट्रोजन कहलाता है। और ये अंडाशय के द्वारा स्त्रवित किया जाता है। जैसे अपन ने बात की थी नर जनन तंत्र में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, नर हार्मोन कहलाता है। और वो स्त्रवित कहाँ से होता है? वर्षण कोशिकाओं से। वर्षण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्त्रवित होता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि टेस्टिस के द्वारा वर्षणों के द्वारा ये इसका निर्माण होता है। अब मादा जनन तंत्र की बात करते हैं, तो मादा जनन तंत्र में जो मादा हार्मोन क्या कहलाता है? ईस्ट्रोजन। और वो किसके द्वारा स्त्रवित किया जाता है? अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा? ओवेरिस के द्वारा, अंडाशय के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर इस अवस्था के अंदर बढ़ जाता है, प्रोस्टस में। दूसरे अपन देखते हैं एफएसएच का स्तर बढ़ने लगता है। एफएसएच का स्तर बढ़ने लगता है। अब जाहिर सी बात है कि एफएसएच का स्तर अगर बढ़ेगा, तो एफएसएच का कार्य क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मादा जनन तंत्र में एफएसएच का क्या काम होता है? एफएसएच का काम होता है पुट्टिकाओं का निर्माण करवाना। किसका काम होता है? क्या काम होता है एफएसएच का? पुट्टिकाओं का, यानी कि फॉलिकल्स जो होती है, फॉलिकल्स का निर्माण करवाना एफएसएच का कार्य होता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि एफएसएच का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो जाहिर सी बात है पुट्टिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो अगला इसमें कौन सा पॉइंट हो गया? पुट्टिकाओं का या फॉलिकल्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। फॉलिकल्स का निर्माण, या ऐसे कह सकते हैं फॉलिकल्स का विकास शुरू हो जाता है। किसके द्वारा होता है? फॉलिकल्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? एफएसएच हार्मोन के द्वारा। और इस प्रोस्टस जो साइकिल है उसके अंदर एफएसएच का स्तर बढ़ रहा है, और एफएसएच का स्तर बढ़ेगा तो फॉलिकल्स का विकास भी बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। मादा जननांगों में रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। मादा जननांगों में रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। अगला कार्य है, क्योंकि रक्त आपूर्ति बढ़ेगी, ईस्ट्रोजन अगर बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन का स्तर बढ़ रहा है तो रक्त आपूर्ति बढ़ेगी। क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसी के प्रभाव में ये मादा जननांगों के अंदर रक्त आपूर्ति बढ़ती है। किसके प्रभाव में? ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में। ये आपको याद रखना है। अलग अलग हार्मोन जो होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। इसके अलावा सर्विक्स, व वेजाइना, में स्त्राव बढ़ने लगते हैं। सीरस जिसको बोल सकते हैं, यानी कि सफेद स्त्राव, सीरस स्त्राव बढ़ने लगते हैं। सर्विक्स और वेजाइना के अंदर सीरस स्त्राव बढ़ने लगते हैं।
यानी कि जाहिर सी बात है प्रोस्ट्रस अवस्था के अंदर, इसके जस्ट आगे वाली है स्ट्रस अवस्था के अंदर। इस अवस्था के अंदर, इन अवस्थाओं के अंदर क्या होता है, पशु के द्वारा, मादा पशु के द्वारा कुछ स्त्राव स्त्रवित किए जाते हैं जो किसके प्रभाव में, ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में उत्पन्न होते हैं। सर्विक्स और वेजाइना से क्या होते हैं, सीरस स्त्राव बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा फॉलिकल्स का विकास मैंने बताया, तो इसमें ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल होती है, ग्राफिन फॉलिकल भी विकसित होगी, सही है। फॉलिकल्स का निर्माण मैंने आपको बताया, एफएसएस का स्तर बड़ा, फॉलिकल्स का निर्माण बताया, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, इसके बाद में लास्ट में परिपक्व फॉलिकल का निर्माण होता है जिसको क्या बोला जाता है, ग्राफिन फॉलिकल। तो एफएसएस का स्तर बढ़ रहा है तो ग्राफिन फॉलिकल जो होती है वो विकसित होनी दिखाई दे देती है। तो ग्राफिन फॉलिकल्स होती है वो, या अपन ऐसे कह सकते हैं ग्राफिन फॉलिकल अंडाशय में उभरती हुई दिखाई देती है, अंडाशय में उभरी हुई दिखाई देती है। ग्राफिन फॉलिकल जो है अंडाशय में उभरी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा थीका इंटरना की कोशिकाएं आकार में बढ़ने लगती है। थीका इंटरना की कोशिकाएं आकार में बढ़ने लगती है। थीका इंटरना क्या था, थीका इंटरना मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण बताया था। ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर थीका लेयर मैंने बताई थी। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की दो प्रकार की लेयर मैंने बताई थी, एक तो थीका लेयर, एक होती है ग्रेनुलोसा लेयर। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की लेयर, थीका लेयर दो प्रकार की बताई थी, एक्सटर्ना और इंटरना। तो यहाँ पे इंटरना जो अंदर की तरफ थीका कोशिकाएं हैं उसका, उन कोशिकाओं का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये हो गई, इसकी बात हो गई, केटल की बात होगी। अब इसको अगर डायग्राम के रूप से अपन देखते हैं तो डायग्राम यहाँ पे देखो, मान लो ये है अंडाशय, क्या है, अंडाशय, ओवेरी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स हो गई, एक फॉलिकल्स का निर्माण हो रहा है। इसके बाद में क्या बनता है, ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल मैंने आपको बताया था, ग्राफिन फॉलिकल्स में एक लेयर बताई थी ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की लेयर, दूसरी लेयर मैंने आपको बताई थी थीका लेयर। थीका लेयर के अंदर आंतरिक थीका लेयर और बाहरी थीका लेयर, आंतरिक थीका लेयर और बाहरी थीका लेयर। इसके अंदर बताया था मैंने आपको ओवम, ओवम के ऊपर लेयर बताई थी क्यूमुलस उफोरस की लेयर बताई थी। इसकी लेयर एक तो जोना पेलुसिडा जो जस्ट ओवम से सटी हुई होती है, एक ओवम के ऊपर जो जोना पेलुसिडा लेयर पाई जाती है उसके ऊपर एक लेयर और पाई जाती है जिसको बोला जाता है क्यूमुलस उफोरस। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके जस्ट पहले जो कार्पस ल्यूटियम बनी थी उस, वो जब ये बन रहा है तो कार्पस ल्यूटियम का स्त्राव क्या होगा, सॉरी कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी, हो गया। ईस्ट्रोजन का स्त्राव बढ़ेगा, एफएसएस का स्तर बढ़ेगा, फॉलिकल्स का विकास प्रारंभ होगा। ये फॉलिकल्स का विकास यहाँ पे प्रारंभ होने लग जाता है, सही है। मादा जननांगों में रक्त आपूर्ति बढ़ेगी, रक्त आपूर्ति, ईस्ट्रोजन का अगर स्त्राव बढ़ेगा तो रक्त आपूर्ति मादा जननांगों में जाहिर सी बात है बढ़ेगी। सर्विक्स और वेजाइना से सीरस स्त्राव ये भी होता है। ग्राफिन फॉलिकल्स अंडाशय में उभरी हुई दिखाई देती है, ये ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पे होगी, ये अंडाशय में बाहर की तरफ थोड़ी उभरी हुई दिखाई देने लग जाती है, या अपन कह सकते हैं महसूस होने लग जाती है। कौन से साइकिल के अंदर, कौन से अवस्था के अंदर, प्रोस्ट्रस स्टेज के अंदर। इसके अलावा थीका इंटरना की कोशिकाएं आकार में बढ़ने लगती है। थीका इंटरना जो अंदर की तरफ कोशिकाएं हैं इसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। ये होगी प्रोस्ट्रस की बात। इसमें कुछ पॉइंट हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अब बात करते हैं बिच, फीमेल डॉग। अगर फीमेल डॉग की बात करें तो फीमेल डॉग का जो यूट्रस होता है, फीमेल डॉग का जो यूट्रस होता है उसके अंदर
यूट्रस के अंदर कुछ कोशिकाओं का निर्माण होने लग जाता है, जिसको बोला जाता है संवहनीय कोशिकाएं। जिसको क्या बोला जाता है? संवहनीय कोशिकाएं। सेल्स जिनको बोला जाता है, यूट्रस के अंदर होने लग जाता है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। अधिक मात्रा में रक्त वाहिनियां इसमें उपस्थित होती है। अधिक से अधिक मात्रा में रक्त वाहिनियां इसके अंदर उपस्थित होती है। डॉग की बात कर रहे हैं, डॉग फीमेल डॉग की बात करते हैं। फीमेल डॉग के यूट्रस में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनके अंदर अधिक से अधिक मात्रा में रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। तो क्या होता है, जब प्रोएस्ट्रस स्टेज आती है, अपन इसी स्टेज की बात कर रहे हैं। प्रोएस्ट्रस स्टेज के अंदर एस्ट्रोजन का स्त्राव इतना ज्यादा हो जाता है कि रक्त वाहिनियां, कभी कभार ये रक्त वाहिनियां जो होती है वो फट जाती है। ये रक्त वाहिनियां एस्ट्रोजन के प्रभाव में फट जाती है और क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है किस अवस्था के अंदर? प्रोएस्ट्रस अवस्था के अंदर ब्लीडिंग होती है। तो इस ब्लीडिंग होने की इस अवस्था को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सूडो मेंस्ट्रुएशन, आभासी मासिक धर्म इसको बोल सकते हैं। आभासी मासिक धर्म, या इसको ऐसे बोला जा सकता है सूडो मेंस्ट्रुएशन। सूडो मेंस्ट्रुएशन ये बोल सकते हैं। देखो दोबारा समझो, फीमेल डॉग के अंदर क्या होता है? प्रोएस्ट्रस अवस्था के अंदर यूट्रस में प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक मात्रा की वजह से रक्त वाहिनियां अधिक पाई जाती है और इन रक्त वाहिनियों में क्या होता है? रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिस वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग को क्या बोला जाता है? आभासी मासिक धर्म या सूडो मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं। सही है, ये हो गया प्रोएस्ट्रस की बात होगी। प्रोएस्ट्रस में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरी स्टेज है दूसरी स्टेज कौन सी थी? एस्ट्रस। एस्ट्रस बोल सकते हैं या अपन इसको स्ट्रम भी बोल सकते हैं। एस्ट्रस या स्ट्रम दोनों प्रकार से इसको जाना जा सकता है। इस स्टेज को, ये स्टेज जो होती है ये 12 से 24 आवर्स तक चलती है। 12 से 24 घंटे की यह अवस्था होती है। 12 से 24 घंटे की। पहले वाली कौन सी थी? प्रोएस्ट्रस कितने दिन तक चल रही थी? 3 से 4 दिन तक चल रही थी। और दूसरी स्टेज एस्ट्रस या अपन इसको स्ट्रम बोल सकते हैं, और ये कितने दिन तक चल रही है? 12 से 24 घंटे तक ये इसका टाइम पीरियड होता है। अब इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं वो अपन देखो। लैंगिक इच्छा हाई, सबसे ज्यादा लैंगिक इच्छा इसी अवस्था में होती है। दूसरा अपन बात करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका स्त्राव बढ़ता है धीरे धीरे। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव धीरे धीरे बढ़ता है, और इस एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्राव की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके स्त्राव की वजह से तंत्रिका तंत्र पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसका? बढ़े हुए एस्ट्रोजन का, बढ़े हुए एस्ट्रोजन के लेवल का किसका पर प्रभाव पड़ता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है तो ये जो एनिमल होता है वो हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है। हीट के लक्षण दिखाई देते हैं। कौन सी अवस्था के अंदर? एस्ट्रस अवस्था के अंदर। कौन से लक्षण? हीट के लक्षण दिखाई देते हैं। किसके प्रभाव में? एस्ट्रोजन हार्मोन के अधिक लेवल बढ़ने के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, और इस वजह से पशु में हीट के लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये हीट के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान रखो। बेचैनी उत्पन्न होना, पशु में बेचैनी उत्पन्न होना, इसको बोला जा सकता है रेस्टलेस। नेक्स्ट, भूख कम होना,
इसका अगला लक्षण है रामबना या रंबाना, इसको बोला जाता है बेलोविन। रामबना जिसको बोला जाता है बेलोविन। दुग्ध उत्पादन में गिरावट, दूध उत्पादन में गिरावट। इसके अलावा पशु अनमना सा होना, अनमना इसको इंग्लिश में कहते हैं एंजियस। ये लक्षण है, ये हीट के लक्षण है जो ईस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़े हुए स्तर की वजह से दिखाई देते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़े हुए स्तर की वजह से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, और इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ने की वजह से जो पशु होता है वो हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है। और हीट के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? बेचैनी उत्पन्न होना, सही है, भूख कम लगना, रंबाना, दुग्ध उत्पादन में कमी, इसके अलावा पशु अनमना सा होना। ये सारे लक्षण जो हैं ये ईस्ट्रोजन के प्रभाव में हीट के लक्षण हैं। ये सारे किस में दिखाई देते हैं? कौन सी अवस्था में? इस्ट्रस या इसको इस्ट्रम अवस्था बोल सकते हैं, इस अवस्था में दिखाई देते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हैं जो पशु में प्रदर्शित किए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो है परिपक्व, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो परिपक्व हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व हो जाती है। इसके अलावा अंडाशय जो होता है, अंडनाल, अंडनाल की बात कर रहे हैं ओविडक्ट की। ओविडक्ट में तनाव उत्पन्न हो जाता है, ओविडक्ट में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ओविडक्ट के दो भाग मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला भाग जो अंडाशय की तरफ होता है इन्फेंटिबुलम, जो अंडाशय की तरफ होता है, अंडनाल का वह भाग जो अंडाशय की तरफ होता है इन्फेंटिबुलम, और जो यूट्रस की तरफ होता है उसको बोला जाता है यूटेराइन हॉर्न। यूटेराइन हॉर्न, इनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब ये तने हुए से महसूस होते हैं। अगर अपन पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो ये सारे जो यूटेराइन हॉर्न जो हैं वो तने हुए महसूस होंगे। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि जो पशु है हीट में है या नहीं है। तो इसके अंदर इस्ट्रस अवस्था जो आती है उसी अवस्था के अंदर क्या होता है, अंडनाल का वह भाग जो इन्फेंटिबुलम है और यूटेराइन हॉर्न है, ये दोनों क्या होते हैं, इनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। किस अवस्था में? इस्ट्रस वाली अवस्था के अंदर। इसके अलावा इनके अंदर पाए जाने वाले जो रोम है वो क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, रोम विकसित हो जाते हैं, वो इनमें गति प्रारंभ हो जाती है। जो रोम मैंने आपको बताए थे, जो कि जो अंडा होता है, ओवम होता है, उसको गर्भाशय की तरफ धकेलने का काम करते हैं, तो उनके अंदर गति विकसित हो जाती है, या अपन कह सकते हैं कि उनके अंदर विकास पूर्ण हो जाता है। ये हो गए इसके इस्ट्रस साइकिल के लक्षण। इसके अलावा इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्भाशय में तनाव, अंडनाल के साथ साथ गर्भाशय में तनाव, यूटेराइन हॉर्न जो है उनके अंदर तनाव देखने को मिल सकता है, या गर्भाशय मोटा हो जाता है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार जो है आंतरिक दीवार मोटी हो जाती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। इसके अलावा रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है, गर्भाशय में रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है। ये सारे एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में हो रहे हैं। सर्विक्स में हल्की सूजन, सर्विक्स में हल्की सूजन देखने को मिल सकती है। ये सारे लक्षण एक बार देख लो। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो परिपक्व हो जाती है। इसके अलावा अंडनाल जो है ओविडक्ट, उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। इन्फेंटिबुलम जो है,
जो अंडनाल का जो भाग है, इन्फेंटिबुलम और यूटेराइन होर्न होते हैं, उनके अंदर तनाव विकसित हो जाते हैं। इनके अंदर जो रोम है उनका विकास प्रारंभ हो जाता है, रोमों के अंदर गति प्रारंभ हो जाती है, गर्भाशय में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा गर्भाशय की जो दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, रक्त आपूर्ति बढ़ जाती है और सर्विक्स में हल्की सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ईस्ट्रस साइकिल की ईस्ट्रस अवस्था के अंत में कई पशुओं की अगर बात करते हैं तो ईस्ट्रस अवस्था के अंत में अंडोत्सर्ग देखने को मिल सकता है। अंडोत्सर्ग हो सकता है। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ग्राफिन फॉलिकल का फटना और उससे ओवम जो होता है, अंडाणु जो होता है, वो किसमें जाना, अंडनाल के अंदर जाना। यह अवस्था क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग। इसको क्या बोला जाता है, अंडोत्सर्ग बोला जाता है। ग्राफिन फॉलिकल या परिपक्व फॉलिकल का फटना, उसके बाद में उसमें उपस्थित जो अंडाणु होता है वो सर्विक्स में जो अंडाणु होता है वो अंडनाल के अंदर चला जाता है। तो इस अवस्था को या इसको क्या बोला जाता है, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग बोला जाता है। मतलब अंडे का अंडाशय से बाहर निकलना, अपन ऐसे कह सकते हैं, अंडे का अंडाशय से बाहर निकलने की जो अवस्था है उसको अंडोत्सर्ग बोला जाता है। और ये जो अंडोत्सर्ग होता है वो किसकी वजह से होता है, LH हार्मोन की वजह से होता है। LH हार्मोन की वजह से होता है। ईस्ट्रस अवस्था के अंत में अपन कह सकते हैं कि अंत के अंदर LH हार्मोन जो है उसका स्तर बढ़ जाता है और इसके स्तर की वजह से, स्तर बढ़ने की वजह से अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। इस बढ़े हुए हार्मोन LH हार्मोन के स्तर को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब होता है अचानक से बढ़ा हुआ स्तर। LH सर्ज का मतलब होता है अचानक से बढ़ा हुआ स्तर। जैसे कि LH हार्मोन जो है, LH हार्मोन है, उसका स्तर ईस्ट्रस अवस्था के अंत में इसका स्तर बढ़ जाता है। LH हार्मोन ईस्ट्रस अवस्था के अंत में, यहाँ आपको याद रखना है, कुछ पशुओं के अंदर ईस्ट्रस अवस्था के अंत में LH हार्मोन जो है उसका स्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिसको बोला जाता है LH सर्ज। और ये LH हार्मोन जो होता है वो कुमुलस उफोरस जो कोशिकाएं होती है, लेयर होती है, उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। कुमुलस उफोरस कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है और कुमुलस उफोरस कोशिकाएं नष्ट होगी तो जाहिर सी बात है अंडोत्सर्ग जो होता है, अंडा जो होता है, ओवम है, वो अंडाशय से बाहर निकल जाएगा। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, अंडोत्सर्ग। यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो है FSH हार्मोन, एक है LH हार्मोन। FSH हार्मोन क्या काम करता है, FSH हार्मोन करता है ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण करवाना या फॉलिकल्स जो है उनका डेवलपमेंट करवाना। यहाँ पे LH हार्मोन का क्या काम होता है, LH हार्मोन का काम होता है कि अंडोत्सर्ग करवाना। मतलब ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद उसमें उपस्थित अंडे को ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलवाने का काम कौन करता है, LH हार्मोन। अब ईस्ट्रस अवस्था के अंत में कुछ पशुओं की बात कर रहे हैं, सभी पशुओं में ऐसा नहीं होता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनमें ईस्ट्रस अवस्था के अंत में क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। इसके अलावा कुछ पशु ऐसे हैं जैसे कि अपन बात करते हैं खरगोश, कुछ पशु जैसे खरगोश, बिल्ली, ऊंट, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, इनके अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया मैथुन के बाद में होती है। मैथुन जो क्रिया होती है, कोइटस जिसको बोल सकते हैं, कोइटस की क्रिया होने के बाद अंडोत्सर्ग की क्रिया इसमें होती है। खरगोश, बिल्ली, ऊंट, ये याद रखना, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। खरगोश, बिल्ली, ऊंट, इनके अंदर जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वो मैथुन कोइटस क्रिया होने के बाद में होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा LH का स्तर बढ़ता है, इसको मैंने आपको बताया था। LH स्तर के बढ़े हुए को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है LH सर्ज। बढ़े हुए LH स्तर को क्या बोला जाता है, LH सर्ज, या इसको प्री ओव्यूलेटरी सर्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्री ओव्यूलेटरी सर्ज, इसको क्या बोल सकते हैं, प्री ओव्यूलेटरी सर्ज भी इसको बोल सकते हैं। तो ये ईस्ट्रस साइकिल के बारे में
ईस्टर साइकिल के बारे में एक बार और देख लो। इसके अंदर क्या होता है, 12 से 24 घंटे तक ये क्रिया चलती है। ईस्टर साइकिल की क्रिया कितने टाइम तक चलती है, 12 से 24 आवर्स तक ये क्रिया चलती है। इसके अंदर क्या होता है, मादा की लैंगिक इच्छा बढ़ती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव बढ़ता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका प्रभाव बढ़ता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में जो फीमेल होता है, फीमेल अपने हीट के लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित करती है। हीट के लक्षण जैसे कि बेचैनी उत्पन्न होना, भूख कम लगना, दूध का प्रोडक्शन उत्पादन कम होना, इसके अलावा रामबना, ये सारी क्रियाएं किसमें देखने को मिलती है, ईस्टर साइकिल के अंदर। इसमें क्या होता है, ग्राफियल फॉलिकल का विकास होने लग जाता है, और ग्राफियल फॉलिकल धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और परिपक्व होने लग जाती है। इसके अलावा अंडनाल के जो मैंने 2 प्रकार के सिरे बताए थे अंडनाल के, एक तो इन्फेंडिबुलम, एक कौन सा, यूटेराइन हॉर्न। इन दोनों के अंदर क्या होता है, यूटेराइन हॉर्न, इन्फेंडिबुलम के अंदर एक तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, इसके अलावा इनके अंदर रोम उत्पन्न हो जाते हैं, और रोम जो होते हैं उनके अंदर गति उत्पन्न हो जाती है। जो रोम होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं, और जो अंडाणु को यूट्रस की तरफ धकेलने का काम करते हैं। इसके अलावा गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, गर्भाशय में तनाव उत्पन्न हो जाता है, रक्त आपूर्ति इसके अंदर बढ़ जाती है, सर्विक्स के अंदर हल्की सूजन इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अंडोत्सर्ग, इस क्रिया के अंत में कुछ पशुओं के अंदर अंडोत्सर्ग देखने को मिल सकता है, जो कि LH हार्मोन के प्रभाव में होता है। और जब LH का स्तर बढ़ता है, उसी समय FSH का स्तर भी धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि अंडा जो फॉलिकल का निर्माण करवाना था, फॉलिकल का निर्माण FSH करवा चुका, और FSH अगर फॉलिकल का निर्माण करवा दिया तो इसके बाद में काम कौन सा है, LH हार्मोन का कार्य है, और LH हार्मोन का कार्य क्या होता है, अंडोत्सर्ग करवाना। इसको क्या बोला जाता है, LH सर्ज बोला जाता है। इसके अलावा खरगोश, बिल्ली और ऊँट के अंदर जो कोइटस क्रिया होती है, मैथुन की क्रिया होती है, उसके बाद ही अंडोत्सर्ग होता है। ये हो गया ईस्टर साइकिल के बारे में। नेक्स्ट बची है मेटिस्टस और डाइस्टस, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे।